सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसके घर में बिजली तक नहीं थी, जो दिन में अखबार बांटता था और रात को सितारों को ताकता था। उसे ना किसी ने कहा तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, ना किसी ने रास्ता दिखाया, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि पूरी दुनिया को उनका उड़ना देखना पड़ा। ये बच्चा था एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में उम्मीद की तरह जलता है। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो मिसाइल मैन थे, भारत के राष्ट्रपति थे और सबसे बढ़कर लाखों बच्चों के सपनों के प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उनकी सफलता की नहीं है। ये कहानी है असंख्य असफलताओं, कड़वे रिजेक्शंस और ऐसे हालातों की, अब जहां कोई और होता तो सपनों को दफना देता। फिर भी उन्होंने उड़ान भरी, विंग्स ऑफ फायर के साथ। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हो वो आपकी डेफिनेशन बदल देगा कि इम्पॉसिबल असल में होता क्या है। लेकिन सवाल यह है, एक मछुआरे का बेटा जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, उसने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे वो जीरो से उठकर पूरे भारत का प्रेसिडेंट बना। आइए चलते हैं उनकी जिंदगी के पहले चैप्टर में। 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप। यहां पैदा हुए एक मछुआरे के बेटे। घर में 5 भाई बहन, पिता एक साधारण नाव के मालिक जिनकी कमाई बस जरूरतें पूरी करने भर थी। घर में बिजली तक नहीं थी, लेकिन वैल्यूज और ऑनेस्टी की रोशनी हमेशा थी। कलाम सर ने बचपन से ही एक चीज सीखी, कमी रिसोर्सेज की नहीं, सोच की होती है। स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह सुबह अखबार बांटना पड़ता था ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। दिन भर पढ़ाई, शाम को घर के काम और रात को टिमटिमाती लालाटेन की रोशनी में किताबें पढ़ना, ये उनकी दिनचर्या थी। दोस्तों, उस उम्र में जहां बच्चे खिलौनों के पीछे भागते हैं, कलाम सर किताबों और आसमान के पीछे भागते थे। उन्हें पक्षियों की उड़ान, आसमान के बादलों और तारों में एक अलग ही दुनिया दिखती थी। स्कूल में उनके साइंस टीचर श्री अय्यादुरई सोलोमन उनके अंदर के साइंटिस्ट को पहचान गए। उन्होंने कलाम सर से कहा, अगर तुम्हें सच में उड़ना है तो अपने सपनों को अपने पंख बना लो। ये एक लाइन कलाम सर के दिल में ऐसे बस गई कि शायद इसी ने विंग्स ऑफ फायर का पहला पन्ना लिखा। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं था। गरीबी तो थी ही, साथ में था सोसाइटी का दबाव और ये कहने वाले लोग, तुम्हारे जैसे लोग साइंटिस्ट नहीं बन सकते। वो कहते थे कि अगर तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई जा रही है तो समझ लो तुम्हारा सपना बड़ा है, उसे छोटा मत करो, उसे सच करो। कलाम सर ने ठान लिया, मैं उड़ूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आसमान मेरा घर नहीं बन जाता। लेकिन एक सवाल है, एक छोटे गांव का लड़का जिसने कभी हवाई जहाज तक पास से नहीं देखा, वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कौन सा पहला बड़ा कदम उठाने वाला था? आइए जानते हैं एजुकेशन एंड रिजेक्शंस के चैप्टर में। गरीबी के बावजूद कलाम सर का सपना कभी छोटा नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल खत्म किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। यहां से उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट में कलाम सर की पहली मुलाकात हुई असली एयरप्लेन्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। दिन रात लैब में एक्सपेरिमेंट्स करना, डिजाइन्स बनाना और अपने टीचर्स को अपने आइडियाज से चौंका देना, यही उनका मिशन बन गया। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए अप्लाई किया। कलाम सर का बचपन का सपना था आसमान में उड़ना, फाइटर जेट उड़ाना। टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वो 9वें रैंक पर थे और सिर्फ 8 कैंडिडेट्स चुने गए। ये उनके लिए एक क्रशिंग मोमेंट था, जैसे किसी ने उनके पंख काट दिए हों। उस पल कलाम सर को लगा कि शायद उनका सपना खत्म हो गया है। लेकिन तभी उन्हें उनके गुरु स्वामी शिवानंद ने समझाया, भगवान हर किसी को वही नहीं देता जो वो चाहता है, बल्कि वो देता है जो उसके लिए सबसे बेहतर है। यही कलाम सर ने सीखा। रिजेक्शन का मतलब है गॉड आपको किसी और बड़े मिशन की तरफ भेज रहा है। वो कहते थे कि अगर दरवाजा बंद हो जाए
तो खिड़की ढूंढो, और अगर खिड़की भी न हो तो दीवार तोड़ दो। उन्होंने तय किया, अगर आसमान में उड़ना नहीं मिला तो मैं ऐसा साइंस बनाऊंगा जिससे मेरा देश उड़ सके। और इसी डिसीजन ने उन्हें उस रास्ते पर डाल दिया जो उन्हें भारत के मिसाइल मैन और इसरो के सबसे बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स तक ले गया। लेकिन सोचो, एक लड़का जो एयरफोर्स में रिजेक्ट हो गया, कैसे कुछ सालों में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च का लीडर बन गया। आइए चलते हैं उनकी जिंदगी के सबसे रोमांचक चैप्टर में। एयरफोर्स का सपना टूट चुका था, लेकिन कलाम सर का मिशन अब और बड़ा हो गया था, अपने देश को अंतरिक्ष में उड़ाना। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में काम शुरू किया। लेकिन 1969 में एक कॉल ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वो कॉल था इसरो का। इसरो में उनका पहला बड़ा मिशन था भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना, जिससे रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जा सके। ये कोई आसान काम नहीं था। कई बार रॉकेट लॉन्च के दौरान फेल हुआ। एक बार तो मिशन कंट्रोल रूम में लॉन्च के बाद रॉकेट समुद्र में गिर पड़ा। लेकिन कलाम सर ने हार नहीं मानी। वो कहते थे, फेलियर एक एक्सपेरिमेंट है, परमानेंट लेबल नहीं। वो हमेशा कहते कि अगर तुम थक गए हो तो आराम करो, हार मत मानो। मंजिल से ठीक पहले सबसे ज्यादा थकान होती है। 1980 में सालों की मेहनत के बाद एसएलवी-3 ने भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचा दिया। वो पल सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, वो भारत की उड़ान थी। इसरो में सफलता के बाद कलाम सर को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का लीडर बनाया गया। यहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स का डेवलपमेंट लीड किया और वो बन गए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो हमेशा क्रेडिट अपनी टीम को देते थे। उनका बिलीफ था, लीडर वही है जो सफलता का श्रेय टीम को दे और असफलता की जिम्मेदारी खुद ले। इस दौरान उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को सपना देखना सिखाया, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना। लेकिन सोचो, एक साइंटिस्ट जो लैब और लॉन्च पैड्स में काम करता था, कैसे भारत के सबसे ऊंचे कॉन्स्टिट्यूशनल पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। आइए जानते हैं उनके जीवन के सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर में। 2002 भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव, राष्ट्रपति पद का। सभी को चौंकाते हुए भारत ने अपने एक साइंटिस्ट को, जिसने जीवन किताबों, लैब और बच्चों के बीच बिताया था, देश का 11वां राष्ट्रपति चुना, एपीजे अब्दुल कलाम। वो राष्ट्रपति भवन में पहुंचे, लेकिन अपने साथ लाल बत्ती वाली गाड़ियों का रौब नहीं लाए, बल्कि बच्चों की मुस्कान और किताबों का बोरा लेकर आए। कहते हैं, उनके राष्ट्रपति बनने का असली मतलब यही था, पीपल्स प्रेसिडेंट बनना। वो मानते थे कि देश का भविष्य सिर्फ फाइल्स और पॉलिसीज में नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों और क्रिएटिविटी में है। उनका विजन था इंडिया 2020, एक ऐसा भारत जो विकसित हो, सेल्फ रिलायंट हो और जहां हर बच्चा अपने सपनों को उड़ान दे सके। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरे डिग्निटी के साथ निभाया, लेकिन अंत में दोबारा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के दिल में रहना चाहते थे। और सोचो, राष्ट्रपति भवन छोड़ते समय उन्होंने अपने साथ सिर्फ 2 छोटे बैग और किताबें ली, ना वेल्थ, ना प्रॉपर्टी, बस नॉलेज और लव। यही थी उनकी ह्यूमिलिटी। वो कहते थे कि जीवन में इतना ऊपर उठो कि पावर भी तुम्हें बदल ना सके और तुम पावर को बदल दो। लेकिन एक सवाल रह जाता है, जब उनकी जिंदगी का सफर खत्म होने वाला था, तो वो कहां थे, क्या कर रहे थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हमें क्या सिखाया। आइए जानते हैं कहानी के सबसे भावुक हिस्से में। 27 जुलाई 2015 अब्दुल कलाम शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर देने पहुंचे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। वो हमेशा की तरह बच्चों और युवाओं के बीच खड़े थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जैसे पहले दिन थी। लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी लेक्चर होगी। लेक्चर के बीच में ही उनका हाथ पोडियम पर टिका और अगले ही पल वो धीरे से गिर पड़े। पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया।
हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ही इज नो मोर। कलाम सर अपने मिशन पर अपने स्टूडेंट्स के बीच उसी काम को करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए जिसके लिए उन्होंने जिंदगी जी थी, युवाओं को इंस्पायर करना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें सिखाया, ड्रीम्स वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनकी कहानी ये साबित करती है कि गरीबी, रिजेक्शन, फेलियर, ये सब आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको उड़ान देने के लिए होते हैं। कलाम चले गए, लेकिन उनके सपने, उनके वर्ड्स और उनकी विंग्स आज भी हम सबको आसमान की तरफ देखना सिखाते हैं। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे पंख रेडी हैं? क्योंकि अब उड़ना तुम्हारे हाथ में है। छोटा मत सोचो, क्योंकि छोटा सोचने से कभी बड़ा नहीं मिलता। दोस्तों एंड अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। अपने अंदर वो स्पार्क जगाओ जो कलाम सर ने लाखों युवाओं में जगाया था। कमेंट में लिखो, आई विल ड्रीम बिग, ताकि ये वादा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि इस पूरे देश के लिए हो। और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे अपने पंखों पर भरोसा करने की जरूरत है।